नमस्कार, एनएल इंटरव्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए न्यूज नेशन उत्तर प्रदेश के पत्रकार अनिल यादव हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज लॉन्ड्री में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनिल जी, सबसे पहले तो मैं आपको पूर्व कर्मचारी बोलूं न्यूज नेशन का, या वर्तमान में भी आप कर्मचारी हैं? देखिए, अभी मुझे निकाला नहीं गया है। मैंने भी सोशल मीडिया पे इस्तीफा दिया है और वो अभी स्वीकृत हुआ है या नहीं, ऐसी मुझे कोई सूचना नहीं है। तो कुछ भी बोल सकते हैं ये। अब कल से मैं न्यूज नेशन के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, खुद से नहीं कर रहा हूँ। उधर से मुझे कोई मेल नहीं आया है कि मुझे निकाल दिया गया है। हालांकि जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं चैनल के, जिस पे हम लोग खबरें डालते थे, उन व्हाट्सएप ग्रुप पे जब मैं वो जो मेरा सोशल मीडिया में लेटर है वो मैंने पोस्ट कर दिया सारे एम्प्लॉइज के लिए और वीडियो डाल दिया, तो उसके बाद खटाखट घबरा के उन तमाम ग्रुप से मुझे रिमूव कर दिया एडमिन ने। तो अनिल जी का एक वायरल वीडियो है जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे न्यूज नेशन उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है। साथ ही उन्होंने कई चैनल पे आरोप भी लगाए हैं कि किस तरीके से कामकाज हो रहा है। तो मसला ये है कि न्यूज नेशन में साफ इंस्ट्रक्शन है रिपोर्टर्स को, सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, मोदी योगी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना, भाजपा के किसी नेता के खिलाफ नहीं बोलना है। मन कर रहा है बोलने का किसी के खिलाफ या उसकी पॉलिसीज के खिलाफ, उसकी कार्यकलापों के खिलाफ, या उसका सच्चाई बोलने का बहुत मन कर रहा है। तो राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, मायावती हैं, अखिलेश यादव हैं, इन सब की जितनी चाहे उतनी बैंड बजाओ। तो मतलब ऊपर बैठे जो संपादक कहना अपमान होगा संपादकों का, जो संपादक बैठे हुए हैं उनकी तरफ से भी बड़ा प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, लहालोट होते हैं कि क्या शानदार रिपोर्टर है। तो अनिल जी, मेरा सबसे पहला सवाल यही था कि ये ऐसा क्या नौबत आई कि जो आपको ये वीडियो बनाना पड़ा और लोगों को बताना पड़ा कि न्यूज नेशन में क्या हो रहा है? देखिए, 2012 में मैंने ज्वाइन किया था न्यूज नेशन और 14 तक मैं वहाँ प्राइम टाइम प्रोड्यूसर था। अजय कुमार एंकर थे, 0 आवर क्वेश्चन आवर शो करते थे प्राइम टाइम में। अजय कुमार अभी भारत 24 करके कोई चैनल आया है, आज तक के आउटपुट हेड भी हुआ करते थे कभी, तो सीनियर जर्नलिस्ट, उनका प्रोग्राम मैं प्रोड्यूस करता था। तो उसके बाद फिर मुझे पता चला कि न्यूज नेशन का एक रीजनल चैनल भी आ रहा, न्यूज स्टेट। तो मैं लखनऊ का ही रहने वाला था, तो मैंने बॉसेस से रिक्वेस्ट की मुझे लखनऊ एज ए रिपोर्टर भेज दिया जाए। तो ठीक ठाक अच्छा प्रोड्यूसर था मैं और मेहनती था, तो बॉस लोग मुझे मानते थे। तो उन्होंने फिर मुझे भेज दिया कि ठीक है, लड़का है, अच्छा काम करता है, पोटेंशियल है, तो उसको जाने दिया जाए। रंजीत जी का मैं बहुत नाम लूंगा। अभी रंजीत जी नव भारत टाइम्स में चले गए हैं, हिंदी में, वहाँ बड़ी पोस्ट पर सारे हेड कर रहे हैं। उनका बहुत समर्थन रहता था मुझे, क्योंकि वो जितने भी काम करने वाले लोग होते थे उनको आगे बढ़ाते थे वो। तो उनको यूपी चैनल का हेड बनाएगा, उन्होंने मुझे भेज दिया। तो 2017 तक तो चैनल ठीक ठाक चलता रहा, पत्रकारिता करता रहा कि करप्शन की खबर है, क्राइम की खबर है, तो चैनल दिखाता था। जैसे 2017 में गायत्री प्रजापति मिनिस्टर थे, तो उनके खिलाफ चैनल बहुत चीजें चलाता था। सरकार की जो पॉलिसीज अगर सही नहीं होती थी उनको चलाता था। तब सरकार पर आरोप लगता था जातिवाद का, सरकार चैनल उसको भी प्रमुखता से दिखाता था। चैनल मतलब ठीक ठाक पत्रकारिता कर रहा था, मजा आता था पत्रकारिता करने में। मुजफ्फरनगर दंगे हुए, चैनल ने बहुत दिखाया, रिपोर्टर भेजे गए। लेकिन 2017 के बाद चीजें बदल गई जी। 2017 के बाद चैनल यहाँ पंचम तल, मुख्यमंत्री कार्यालय को पंचम तल लखनऊ में कहा जाता है जी। वहां से चलने लगा पूरी तरह से। कंटेंट वहां से डिसाइड होने लगा कि शाम को डिबेट प्रोग्राम क्या जाना है, किस पे डिबेट होना है वहां से। क्योंकि हम लोग, मैं प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ, मतलब सीनियर हो गया था 10 साल से, तो मुझे पता रहता था कि क्या क्या चीजें कैसे वहां से जो मीडिया सलाहकार हैं वो चैनल के आउटपुट में इनपुट में भेज रहे हैं, संपादकों को भेज रहे हैं। इवन नौकरी भी न्यूज नेशन लखनऊ में आपकी तभी लगेगी जब प्रमुख सचिव सूचना बताएंगे किसको रखना है। अभी जो हमारे यहाँ कौन है सर प्रमुख सचिव सूचना इस समय उत्तर प्रदेश में? वो बदलते रहते हैं, कभी नवनीत सहगल हुआ करते थे, कभी अवनीश अवस्थी जी हुआ करते थे। क्योंकि प्रमुख सचिव सूचना जो है रेवेन्यू वही देता है जी, विज्ञापन वही अलॉट करता है, तो चैनल उनके आगे नतमस्तक रहते हैं, कोई भी हो। तो ये आपने जो वीडियो बनाया था, आप उसके पीछे घटना क्या थी? कि आपको कुछ फोर्स किया गया था कि आप ऐसा मत वीडियो बनाइए, या आपको कहा गया था कि? देखिए, बीच मसला ये हो गया था 2017 से चैनल तो बिल्कुल सरेंडर कर गया था, सरकार उसको चला रही थी, सरकार के सलाहकार जो है मीडिया सलाहकार वो चला रहे थे। सरकार रेवेन्यू के लालच में सरेंडर थी, रेवेन्यू 17-18 करोड़ पे मिलता था। देखिए, 2 चैनल है, न्यूज नेशन फॉर नेशनल, न्यूज स्टेट फॉर यूपी उत्तराखंड। और यूपी जो रीजनल चैनल होते हैं वो पूरी तरह 100% वो सरकार के सरकारी रेवेन्यू पर ही निर्भर होते हैं। प्राइवेट विज्ञापन उनकी उतनी कीमत होती नहीं, सरकार जो रेवेन्यू देती है उसी पे चैनल चलते हैं।
तो बीच में जब चैनल तो पूरी तरह से ये हो गया था, प्रेस कोई सवाल पूछने की आजादी नहीं थी, जो प्रेस नोट आ जाए। पहले तो मैं यहाँ पर क्राइम रिपोर्टिंग भी करता था शुरुआत में, तो 2017 तक क्राइम रिपोर्टिंग ठीक ठाक करता था। सारे अधिकारी मुझे जानते थे कि यार बहुत मतलब सवाल पूछता है, मतलब ठीक ठाक क्राइम रिपोर्टर है। और लेकिन 2017 के बाद क्राइम रिपोर्टिंग मैंने नहीं लगता मैंने कोई क्राइम की स्टोरी करी होगी, क्योंकि अगर क्राइम की स्टोरी करेंगे तो वो राम राज्य पर सवाल हो जाएगा, तो राम राज्य में क्राइम होता ही नहीं है। तो क्राइम रिपोर्टिंग बंदी हो गई थी। और प्रेस नोट जो आते थे, मुझे नहीं लगता है कि 4-5 सालों में मैंने कोई क्राइम की स्टोरी भेजी। वो स्टिंगर के भरोसे ही चल रही थी, कोई घटना हो जाए तो स्टिंगर भेज देता था, वो कहीं जो फास्ट न्यूज या सतत न्यूज होता है उसमें चल जाती थी। अब उस तरह से क्राइम रिपोर्टिंग नहीं होती है। तो बीच बीच में देखिए, हम प्रेस नोट तो चलाने के लिए आए नहीं थे। जब पत्रकारिता में आए थे लगा था कि जाके क्रांति करेंगे, सब कुछ बदल देंगे। जो नया आता है उसको ऐसे ही लगता है कि बिल्कुल हम बिल्कुल धुआंधार कर देंगे, लेकिन धीरे धीरे पता चल जाएगा कि बेटा धुआंधार होता कुछ नहीं है, सब चीजें अपने ढर्रे से चलती हैं। लेकिन बीच बीच में कभी कभी पत्रकारिता का कीड़ा काट जाता था, तो अपना फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे कोई ना कोई वीडियो बना के मैं डाल देता था। किसी से कोई बात हुई, कोई कुछ बात हुई। एक बार इससे पहले मेरा एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था कांवड़ यात्रियों का। मैंने कुछ कांवड़िए जा रहे थे, सोशल मीडिया पे लोग लिखते हैं कि जितने दलित पिछड़े हैं कांवड़ वही ढोते हैं। तो मैंने कहा यार लोग लिखते हैं, जरा मैं चेक कर लेता हूँ क्या जो लिखते हैं वैसे ही होते हैं। तो मैंने तमाम कांवड़ियों से उनकी जात पूछी, 10-20 कांवड़िए रहे होंगे, तो सब दलित पिछड़े ही निकले। तो मैंने कहा भाई कि बात तो आप लोग सही लिखते हैं कि ये कांवड़ यात्रा दलित पिछड़े ही ढोते हैं, और यहाँ तो प्रत्यक्ष वीडियो में भी सारा प्रूफ हो गया कि ये सब दलित पिछड़े ही हैं। तो वो भी सरकार को बहुत बुरा लगा। पंचम तल से मेरी शिकायत हुई, और तो मैंने एक्सप्लेन किया। मुझे मेल आया कि सर मैं किसी जात को मैंने गाली नहीं दी, मैंने यही लिखा है कि यही बोला है उसमें कि दलित पिछड़ों पर आरोप है कि कांवड़ यात्रा धर्म की पालकी वही ढोते हैं। इसमें भी यही लगे। तो उस वक्त तो पता नहीं कैसे मुझे माफ कर दिया, छोड़ दिया, क्योंकि मैं थोड़ा सा। किसने मेल भेजा आपको जो आप एक्सप्लेनेशन दिए, किसको दिए थे? ऑफिस से आया, असाइनमेंट से, इनपुट से आया, चैनल दिल्ली से आया या हाँ दिल्ली से। अच्छा, कौन है सर असाइनमेंट जो देखते हैं वहाँ पे अभी? अजय वर्मा थे। अजय, हाँ, अभी उनको भी कहते साइडलाइन कर दिया गया है। कुछ वो गाड़ी का प्रबंधन, अब वो कैब का प्रबंधन देख रहे हैं इनपुट और असाइनमेंट हेड होने के बाद। परसों एक लड़का गोंडा का दुर्गेश यादव यहाँ घूम रहा था लखनऊ में, 2-4 महीने पहले भी घूमता था, वो रोता था एप्लीकेशन लेके। तो मुझे लगता था कि यार कि हम रिपोर्टर जहाँ खड़े होते हैं कोई ना कोई अपना एप्लीकेशन लेके आ जाता है कि सोचता है कि उसको इंसाफ मिल जाएगा, क्योंकि वो होता कुछ नहीं है। क्योंकि हमारी स्टोरी भेज दे, चैनल चलाता नहीं है। मेरा बाराबंकी में हमारा रिपोर्टर था सरफराज स्टिंगर, उसने एक स्टोरी भेजी थी कि स्कूल में पानी चो रहा था। खबर चल गई गलती से, शायद अधिकारियों ने ध्यान नहीं दे पाए, फिर उसको हटाना पड़ा। बाराबंकी से उसको हटा दिया। अभी वो एनडीटीवी का भी स्टिंगर है सरफराज, तो उसको भी हटा दिया गया था। कब की घटना है सर जब आप बता रहे हैं बाराबंकी? 2-3 साल हो गए। अच्छा। तो भाई रिपोर्टर ने खबर भेज दी, तो रिपोर्टर तो हर खबर भेजेगा ना, ये तो आउटपुट पे डिसाइड करना है कि कौन सी खबर चलानी कि नहीं चलानी, से रिपोर्टर की गलती है। अभी नहीं भेजेगा तो भी आप उसको कहोगे खबर क्यों नहीं भेजी। तो चलाने वाले को कोई कार्रवाई नहीं हुई, स्टिंगर को हटा दिया। तो स्टिंगर को क्या मिलता है, ये उसको हटा के क्या करेंगे। तो ये दुर्गेश लड़का जो घूम रहा था, ये फिर मेरे पास फिर आ गया। तो मैंने कहा यार 4 महीने से तू घूम रहा है, मेरे पास मत आना भाई, तू कहीं और देख। मैं तेरी क्या, मैं मंत्री विधायक नहीं हूँ। तो मैं लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था। लाइव रिपोर्टिंग खत्म होने के बाद मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा अच्छा बता दी क्या बात है। तो उसने बताया कि 1 साल पहले गोंडा में अरविंद सिंह ने उसके भाई की हत्या इसलिए कर दी थी कि अरविंद सिंह बाजार में मीट मछली पका रहा था, और इसका भाई बाजार गया तो अरविंद सिंह ने कहा कि मांस मछली वाले बर्तन तुम धोओगे। तो इसके भाई ने कहा कि मैं बजरंगबली का भक्त हूँ, आज मंगलवार है, मैं व्रत हूँ, मैं मांस मछली के बर्तन को हाथ नहीं लगाऊंगा। तो वो जो जिसमें मसाला कूटा जाता है, जो मूसल होता है लोहे का, अरविंद सिंह ने उससे उसके भाई की हत्या कर दी। अरविंद सिंह तो जेल में है, लेकिन उसका बेटा जो सीएम हेल्पलाइन है 1076-1076 जिसको बोलते हैं, उसमें काम करता है। और जब भी गोंडा जाता है धमकाता है कि सुलह कर लो, लेकिन नहीं तो तुम लोगों को बहुत बुरा हो जाएगा। उसका बाप मेंटल है दुर्गेश का, और दुर्गेश की उम्र 14 साल है। आप इमेजिन करिए 14 साल का लड़का घूम रहा है इंसाफ के लिए। बाप मेंटल है, माँ उसकी विकलांग है, और दुर्गेश खुद विकलांग है। कई दिनों से कई पार्टियों के चक्कर लगा रहा है वो। तो वो रोने लगा। अब रोने लगा तो यार मुझे लगा कि मुझे पता था ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये इसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा, पसंद नहीं आएगा। लेकिन मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, फिलहाल तो मैं इसका वीडियो बनाता हूँ, चैनल पे स्टोरी भेजूंगा, नहीं चलेगी मैं अपने इसको फेसबुक पे डाल दूंगा कि कुछ अधिकारी देख लें, जिम्मेदार अधिकारी देख लें, इसका संज्ञान लें, इसकी कुछ मदद कर दें। उसमें मैंने ना योगी जी को कुछ कहा, ना सरकार को कुछ कहा, ना भाजपा को कहा, ना किसी नेता मंत्री विधायक का नाम दिया। मैंने सिर्फ यही कहा कि जिम्मेदार अधिकारी वीडियो देखें, इस बालक की मदद करें। उसकी जेब में मैंने टटोली तो 100-200 रुपए पड़े हुए थे, वहीं बेंच पे वो सो जाता है। तो मैंने 2-4 लोग खड़े थे, उनसे 100-200 रुपए दिलाकर उसकी 400-500 रुपए की मदद भी कराई। वो वीडियो वायरल हो गया। देखिए व्यवस्था पे सवाल उठाता हुआ कोई भी लड़का व्यवस्था पे सवाल उठा रहा है, तो अपोजिशन की पार्टियों ने उस वीडियो को लपक लिया, उसको ट्वीट किया, सरकार पर सवाल खड़े किए कि इस सरकार में ऐसे ऐसे एक बालक घूम रहा है। वो बहुत वायरल हो गया। सरकार को पसंद नहीं आया कि सरकार की बदनामी हो गई एक वीडियो की वजह से।
तो वो पंचम तल से फोन गया, सब ऑफिस में परेशान हो गए। असाइनमेंट हेड या इनपुट हेड है दीपांकर नंदी जी। उनका मुझे कल सुबह फोन आया, यार अनिल तुमने वो जो वीडियो बनाया है क्या है उसमें? मैंने कहा आपने देखा है उस वीडियो को? तो कह रहे देखा नहीं, तो मुझे लिंक भेजो मैं देखता हूँ। मैंने कहा आपने देखा नहीं, खाली आप परेशान हो गए। मुझे मेल आ गया कि आपने संस्थान की सोशल मीडिया गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है, आपके इस वीडियो से सरकार असहज स्थिति में आ गई है। ये लिखा हुआ है, सरकार असहज स्थिति में आ गई। ये किसने भेजा आपको मेल? ये मुझे इनपुट से पुनीत पुष्कर ने मेल किया था। अच्छा, कि वो डिप्टी हाँ, इनपुट में डिप्टी हैं वो, पुनीत पुष्कर। अरे भाई, चैनल सरकार असहज स्थिति में आ गई है तो चैनल ने सरकार को सहज करने का ठेका लिया हुआ है। सरकार पीआर देख रहा है कि सरकार असहज नहीं होनी चाहिए, हम आपको मैनेज करेंगे, सहज स्थिति में रखेंगे। सरकार असहज स्थिति में आ रही है, अपोजिशन टारगेट कर रहा है, तो सरकार जाने अपोजिशन जाने, वो दोनों का आपस का मामला है, अपनी कुश्ती वो दोनों लड़े, हमें उससे क्या मतलब है। तो मैंने लिख दिया कि आप लोग अगर निष्पक्ष भाव से और पत्रकारिता के दृष्टिकोण से वीडियो देखेंगे तो उसमें कुछ गलत नहीं है। मेरा ये जवाब रिप्लाई था। और फिर दीपांकर नंदी का जब फोन आया था, मैंने कहा कि कुछ पत्रकारिता बची है कि नहीं, 2-4% भी करने दोगे पत्रकारिता कि नहीं करने दोगे, कि बिल्कुल केचुआ चाहते हो, रीढ़ की हड्डी निकाल दी जाए। तो दीपांकर नंदी अच्छे व्यक्ति हैं, वो भी जानते हैं कि लड़का मेहनती है। तो उन्होंने कहा नहीं यार अनिल, मैं देखता हूँ क्या चल रहा है, मैं बताता हूँ तुम्हें। तो मैंने कहा रिजाइन करना हो, अगर ऐसी स्थिति आ रही हो बता देना मुझे। तो कह रहे नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे लगा कि ये लोग इस बार इन लोगों की ब्रील में दम, क्योंकि मनोज गैरोला जब से आए हैं चैनल, जब तक संजय कुलश्रेष्ठ संपादक थे तब तक चैनल ठीक था। ये मनोज गैरोला आए हैं, इनका कोई अब ये मैनेजिंग एडिटर हैं, इनका कोई पत्रकारिता का इतिहास भूगोल नहीं है। ये कहीं उत्तराखंड से आए हैं, कहीं काम करते होंगे और 15-20 लाख सैलरी है। ये पूरी तरह चैनल इन मनोज गैरोला के आने के बाद ने चैनल ने सरेंडर किया है। बिल्कुल सरकार ने बैठने को कहा, चैनल लेट गया सरकार के आगे कि आप बैठने को कह रहे हम तो बहुत अच्छा लेटते हैं, आप देखिए मालिकान हमारे लेटने की अदा। तो ये मनोज गैरोला के आने के बाद चैनल पूरी तरह से लेट गया है ये। तो ये तो इसको आपको जो मेल आया उसके बाद आपने जो फोन किया उसके बाद क्या कहा गया? उसके बाद किसका फोन आया, आपको कुछ बताया उन्होंने आगे? नहीं, तो फिर फोन मैंने समझ लिया कि अभी ये मेरे खिलाफ हो सकता कोई एक्शन ले, तो मुझे लगा कि इससे पहले ये कोई एक्शन ले मैं अपना एक्शन ले लेता हूँ। मेरे पर ये क्यों टैग लगे कि मुझे निकाला गया। मैंने उससे पहले कि मैंने एक वीडियो बनाया कि ऐसा सा रहा तुम लोगों के साथ, इस तरह की पत्रकारिता के वो मैसेज वायरल है, सब लोग देख सकते हैं। तो मैंने कहा कि तुम्हारी नौकरी को मैं निकालता हूँ, क्योंकि सुबह कॉन्कॉल होती है। कॉन्कॉल आप जानते होंगे, मीडिया के व्यक्ति हैं कि दिन भर का एजेंडा कॉन्कॉल में सेट होता है कि आज क्या स्टोरी हम चलाने वाले हैं। सिर्फ मुसलमान से रिलेटेड स्टोरी लाओ, मुस्लिम इलाकों में जाओ, मुस्लिम स्कॉलर, मुस्लिम विद्वान, मुस्लिम सेलिब्रिटीज से बात करो, कुछ विवादित उनसे बुलवाओ। मेरे चक्कर में मुनव्वर राना लखनऊ में रहते हैं, मकबूल शायर हैं, मेरे इंटरव्यू की वजह से उन पर मुकदमा हो गया था। मैंने इंटरव्यू किया था, जो उन्होंने बोला था कि फ्रांस में मैं भी होता तो मैं कत्ल कर देता। लखनऊ में उनके पे केस हुआ था, वही वाला केस? जी, इसमें बोला था कि फ्रांस में मैं होता तो भाई मैं उसको टीचर को मार देता जिसने पैगंबर की शान में कुछ बोला था। तो मैंने ये किया था। उसके बाद सारे चैनल भागे गए, उन पे फिर मुकदमा भी हो गया था उसको लेकर। हालांकि उसके बाद मुनव्वर राणा भी बेचारे खामोश ही हो गए, कितने मुकदमे झेलते हैं, उनके बेटे पे फिर मुकदमा हुआ। तो ये अनिल जी, मैं बस ये थोड़ा मैं आपको इंटरप्ट कर रहा था, जैसे ये समझना चाह रहा था कि ये जो कंटेंट है, मुस्लिम कंटेंट बनाना या इस टाइप का कंटेंट हमें, ये कौन डिसाइड करता है? क्या मुख्यमंत्री कार्यालय से कहा जाता है? आपको पास किस संपादक का फोन आता है? और मुख्यमंत्री कार्यालय से कौन बोलता है? कौन सलाहकार है मुख्यमंत्री के? जैसे 2-3 ये मनोज गैरोला हर मीटिंग में इन्वॉल्व होता है, मॉर्निंग में सुबह। ठीक है, ये एडिटर इन चीफ है, ये हर मीटिंग में रहता है। बलरामपुर में घटना हुई थी, एक मुस्लिम लड़के पर आरोप लगा था हिंदू लड़की के साथ बलात्कार करने का। मैं उसकी रिपोर्टिंग के लिए गया था। मैंने बोला, वहां पाया वो प्रेम प्रसंग का मामला था। मैंने कहा सर इसमें ऐसा कोई लव जिहाद हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये एक प्रेम प्रसंग का मामला है। दोनों का आपस में बहुत पुराना मसला था, दोनों बहुत इन्वॉल्व थे आपस में। तो मनोज गैरोला मुझे कहता है कि तुम अपनी जासूसी पत्रकारिता अपने पास रखो, चैनल जैसा चल रहा है उसको चलने दो। उसके ये अल्फाज थे। तो ये डिसाइड करते हैं। देखिए, ये चैनल तो कहाँ से चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा सरकार को सूट करता है। सरकार कहती है चैनलों से उस पर चलाओ, और सरकार अगर कहती है 50% चलाओ, चैनल अपने आप को और ज्यादा लायबल सरकार का दिखाने के लिए उसको 100% चलाते हैं कि हमारे नंबर बढ़ जाएंगे। अनिल जी, आप बता रहे थे कि मुख्यमंत्री कार्यालय के कुछ सलाहकार हैं और कुछ विज्ञापन का, कितना सरकार से विज्ञापन मिलता सालाना न्यूज नेशन को? लास्ट ईयर मुझे पता है, देखिए मैं प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ। प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट एक ठीक ठाक होता है। कुछ दिन मैंने यहाँ ब्यूरो भी हेड किया है। हालांकि फिर उसके बाद नवनीत सहगल ने जब आलोक पांडे की सिफारिश कर दी तो फिर ब्यूरो उनको सौंप दिया गया। अच्छा।
तो मैं सीनियर हो गया था काफी, 16 साल का मेरा जर्नलिज्म का पूरा अनुभव है जी। तो लास्ट ईयर 17-18 करोड़ रुपए का बजट था न्यूज नेशन, न्यूज स्टेट, यूपी उत्तराखंड दोनों का, 17-18 करोड़ रुपए का। अभी तो नया सरकार आई है, कोई इलेक्शन है नहीं, सरकार इलेक्शन के दौरान ज्यादा पैसे देती है चैनलों को, तो नगर पालिका इलेक्शन आ रहा है तो चैनल को लग रहा है कि कुछ उंगलियां जो है तर होंगी। तो करीब 17-18 करोड़ रुपए मिले हैं, दोनों चैनलों को मिला के मिले या एक चैनल को? न्यूज स्टेट को, सिर्फ न्यूज स्टेट को 17-18 करोड़ रुपए, 4-5 करोड़ रुपए न्यूज नेशन भी पा जाता है। अच्छा, सरकार से पाया जाता है। और मेनली सलाहकार, जो मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार, उसमें कौन लोग हैं जो ज्यादा एक्टिवली आप चैनलों से बातचीत करते हैं, आपके चैनल में जो फोन लगाते हैं, कौन लोग हैं ये? मीडिया सलाहकार का उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। मृत्युंजय के कहने पे, मृत्युंजय कुमार उनके कहने पे हमारे यहाँ पहले एक रिपोर्टर रखी गई थी, अनामिका सिंह। अच्छा। उसके हमारे यहाँ बताया ना कि सरकार के मीडिया सलाहकार, प्रमुख सचिव, इन्हीं के कहने पे रिपोर्टर्स की भर्ती होती है। तो आप जैसे आप बता रहे हैं कि आपने पिछले कुछ सालों में कोई रिपोर्टिंग ऐसी नहीं की, क्राइम की रिपोर्टिंग, तो आप मान लीजिए कि क्या काम करते थे इन दिनों में? क्या चैनल आपको कुछ बोलता था कि आप कुछ करके आइए, कुछ करिए? मुसलमान में बस आजमगढ़ में बहुत जाता था, मुख्तार अंसारी पे स्टोरी करता था, अब्बास अंसारी पे करता था, अतीक अहमद पे ही। बस मुझे अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी स्पेशलिस्ट बोला जाता था। अच्छा, तो आप तुम बहुत अच्छी स्टोरी करते हो। आपकी हाल फिलहाल की कोई स्टोरी बताइए जो आपने चैनल की कहने पे की हो, आप कहीं बाहर जाके की हो आपने? हाँ, अभी तो मैं आजमगढ़ गया था, मदरसों का सर्वे करने गया था। जब से यूपी में मदरसों का सर्वे का बात चल रही है, तो आजमगढ़ में गया था। यो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पड़ा हुआ है, न्यूज नेशन मदरसा सर्वे, डालेंगे आप तो मिल जाएगा। मदरसों का सर्वे में करने वहां पर गया था, कि भेजा ये गया था कि मुझसे कहा गया था कि अच्छे मदरसे में नहीं जाना है, जो बिल्कुल थके हुए मदरसे हैं, बिल्कुल फालतू के, जहां जैसे टूटे फूटे, वहां जाना है, वहां से दिखाना है। तो मदरसे मैंने ढूंढे, भाई नौकरी करनी है तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने जाके वो बिल्कुल बदहाल मदरसे ढूंढे, उनको 1-2 का सर्वे किया। तो वहां पता चला 1000, 1500, 2000 की सैलरी पाते हैं टीचर। तो जहां जिस मदरसे में 2000 सैलरी पाएगा, वहां आइंस्टीन तो पढ़ाएगा नहीं, तो वहां 2000 वाला ही पढ़ाएगा। तो जाहिर बात है, जब उनको कुछ नहीं आएगा, बच्चों को क्या आएगा। मैंने करके भेजा कि किसी को कुछ नहीं आता। चैनल में बिल्कुल जश्न हो गया कि शानदार रिपोर्ट आ गई, जैसा चाहते थे वैसा आ गई। मदरसों को कुछ नहीं आता। बात है सर? ये अभी 4-5 दिन पहले की बात है, 5-6 दिन पहले की। तो अनिल जी, जो सरकार सर्वे करवा रही मदरसों को, उसी को लेकर आप गए थे रिपोर्ट देने? हाँ, उसमें हमें चैनल क्या करता, ये दिखाना है कि सरकार के सर्वे को सही ठहराना है कि मदरसे सब किसी काम के नहीं है, बकवास हैं, और सरकार जो सर्वे कर रही है सही कर रही है। तो ये एजेंडा चलाना है। इसी मुद्दों पे रात को बहस होती थी 8 बजे। हाँ, इसी पे बिल्कुल, सब इसी पे होता है। आप डिजिटल पे चले जाइए, न्यूज नेशन के डिजिटल पे, एक्स मुसलमान वर्सेज वर्तमान मुसलमान, उनके भी डिबेट कराते थे। अब जब एक्स मुसलमान है, अगर हिंदू हो गया है, वर्तमान मुसलमान से डिबेट करेगा, तो जाहिर बात है गाली तो देगा इस्लाम को। वो आप बता रहे थे कि जो इस समय की जो मेन मुद्दे हैं, जैसे भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, विकास का मुद्दा है, जो सड़क का मुद्दा है, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, वो आपको करने से रोका जा रहा था। चैनल बार बार चाह रहा था कि आप डाइवर्ट होकर हिंदू मुस्लिम करें, ताकि सरकार का एजेंडा साबित हो। राइट? मुझे ही नहीं रोका जा रहा था, सबको रोक दिया गया था। हमारा जैसे अलग अलग जिलों में रिपोर्टर है, मेरठ वाला है और गोरखपुर का रिपोर्टर, उसे लगातार नेपाल बॉर्डर के मदरसों में भेजा जाता है कि वहां से ढूंढ के लाओ, देशद्रोही मदरसों को ढूंढो। मेरठ वाले से कहा जाता है तो मुजफ्फरनगर चले जाओ, देशद्रोही मदरसे ढूंढो, मुसलमानों के खिलाफ लाओ, मुस्लिम इलाकों में जाके मुसलमानों के वॉक्स पॉप लाओ। मुस्लिम इलाकों में ये सब बातें कहाँ कही जाती थी? ये पर्सनली बोला जाता था, ग्रुप में लिखा जाता था? कॉल में बोला जाता था, सुबह मॉर्निंग में ही। अच्छा, और ये कौन बोलता था आपको? ये मीटिंग में कौन बोलता था? देखिए, 2 कॉल होती थी। एक नेशनल की अलग होती थी, नेशनल को मनोज गैरोला जो कि एडिटर इन चीफ है वो हेड करते हैं, और न्यूज स्टेट चैनल की 8 बजे होती है, 8 से 9, उसको धीरेन्द्र पुंडीर हैं, शायद धीरेन्द्र पुंडीर का नाम सुना होगा, वो हेड करते थे। वो क्योंकि यूपी की जिम्मेदारी वो देख रहे हैं। और कई बार तो मुझे यादव नाम होने की वजह से मुझे किसी पार्टी से अटैच कर देते थे कि तुम उस रिपोर्टर की तरफ बात मत किया करो। मैंने कहा ठीक है, मेरा नाम यादव है तो मैं उस पार्टी से रिलेटेड हूँ, आप धीरेन्द्र पुंडीर हैं तो आप क्या भाजपा से रिलेटेड हैं, पांडे जी हैं तो क्या भाजपा से रिलेटेड हैं, अगर जाति के आधार पर पार्टियां तय होती हैं तो इस तरह की तो मानसिकता है। तो ये धीरेन्द्र पुंडीर आपको मीटिंग में बोलते थे कि भाई हमें इस टाइप की स्टोरी करनी है, मदरसे ढूंढने? हाँ, ये बोलते थे बिल्कुल। और एक बार कुछ हो गया था, शायद जम्मू कश्मीर में हुआ था, किसी हिंदू पे रेप का आरोप लगा था, किसी मुस्लिम का, ऐसे ही कुछ हुआ था, हिंदू मुस्लिम, मुझे याद नहीं आ रहा। तो मैंने बोला सर ये इसको कर सकते हैं, एजेंडे की स्टोरी है, अच्छी रहेगी। तो उनको शायद कुछ गफलत हो गई कि इसे मैं कुछ और बोल रहा हूँ। कह रहे देखिए, अगर एजेंडा आप नहीं चला पा रहे हैं, आपको बुरा लगता है एजेंडा कि एजेंडे की स्टोरी है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप कहीं और क्यों नहीं कर लेते हैं, अगर आपको चैनल का एजेंडा पसंद नहीं है तो। अच्छा, हाँ, धीरेन्द्र पुंडीर ने मुझे बोला। अच्छा, एक बात ये भी है कि इतने साल आपने काम किया, अचानक से ऐसा क्या हुआ जो आपको वीडियो बनाना पड़ा? क्योंकि आप 10 साल से काम कर रहे हैं और
चैनल 17 से ही ऐसा काम कर रहा है और बहुत सी मीडिया में काम हो रहा है ऐसे ही। तो अचानक से क्या हुआ आपको? अचानक से क्या लगा कि भैया मुझे छोड़ देना चाहिए? कई लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा कि तुम्हारी अंतरात्मा अभी क्यों जाग गई, अब 5 साल पहले क्यों नहीं जागी? तो भाई जवाब यही है, 1857 में जो क्रांति हुई थी, अब तुम पूछो कि 1852 में क्यों नहीं हुई? 52 में भी हो सकती थी, 47 में भी हो सकती थी 1800। देखिए मैंने कुछ मेरी पारिवारिक आर्थिक मजबूरियां थी, उस वजह से मैं कर रहा था, लेकिन फिर एक समय आता है ना कि इनफ इज इनफ, कि यार अब नहीं हो पाएगा। तो वही अब समय आ गया कि रोज वही जाना। ये नहीं कहा जाता था मुसलमान रिलेटेड स्टोरी लाओ, ये कहते थे मुल्ला रिलेटेड स्टोरी लाओ, मुल्लों के खिलाफ कुछ लाओ। अच्छा। तो मैंने कहा यार अब कहाँ कितने मुल्ले में मारूं रोज में। तो मैंने कहा अब हो नहीं पाएगा दोस्त, अब अलविदा का समय आ गया है। तो मैंने वो वीडियो बनाया कि संपादकों छोड़ना तो बहुत पहले से समय आता था, लेकिन टेक ऑफ नहीं कर पा रहा था, हिम्मत जुटा रहा था बहुत दिन से, जो फ्यूल है फिल कर रहा था। तो अभी अभी आप कैसे अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी निभाएंगे? आपके पास कोई नौकरी है दूसरी? आप कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे आप? देखिए नौकरी अगर करना होता है किस चैनल में जाएंगे? जी न्यूज में जाएंगे, नव भारत में जाएंगे, सब जगह तो वही है। और नौकरी करना ही होता तो ये क्या बुरा था? जब मैंने दुर्गेश का वीडियो बनाया तो भी मुझे पता चला था कि हो सकता है मेरा आखिरी वीडियो हो ये, क्योंकि पसंद नहीं आएगा, मुझे पहले ही पता था। तो चैनलों की इसी गंद में नौकरी करनी तो ये क्या बुरा था? ठीक ठाक सैलरी दे रहा था, मतलब 10 साल हो गया था तो सैलरी मेरे ठीक ठाक थी, अच्छे पैसे मिलते थे, परिवार भी चलता था, बच भी जाता था, अपने शौक भी जो है पूरे हो जाते थे। तो लेकिन अब देखेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, चल आगे जाता आपने है। कुछ सोचा है? आपका योजना है क्या, मतलब अभी कैसे तो आप चलाएंगे? अभी कुछ नहीं, अभी थोड़ा रिलैक्स करूंगा 10-5 दिन, उसके बाद कुछ सोचूंगा। ये जो वजन है ना, लग रहा है कई कुंटल वजन जो है कंधों से उतर गया है। अच्छा, इससे छोड़ने के हाँ बाद। अच्छा, जी जी। आपने वीडियो में आरोप लगाया है कि योगी मोदी के खिलाफ बोलने से रोका गया। आप बता सकते हैं मतलब आपको कौन बोलता था कि भैया मोदी के खिलाफ योगी का नाम लेना है, स्टोरी में नहीं लेना क्योंकि वो हमारे खिलाफ हो जाएगा? कौन बोलता था, कौन रोकता था आपको? सर सलाह का पहले तो शुरू में जब पिछली सरकार थी 17-18 में, तो थोड़ा सा पत्रकारिता का कीड़ा जाग जाता था। तो मैं जब लाइव चैट होता था, कोई घटना हो जाती थी लाइव चैट में, तो मैं बोलता था, जो होती तो सच बोल देता था कि ऐसी ऐसी गलती, इस वजह से ये घटना हुई है। तो मुख्यमंत्री कार्यालय से सलाहकार, जो मीडिया सलाहकार, वो फोन करते थे कि इस रिपोर्टर को लाइव चैट से हटाइए, किसी और रिपोर्टर का लाइव चैट लीजिए। लाइव चैट मतलब कहाँ पे, थोड़ा बताएंगे, एक्सप्लेन करिए। लाइव चैट जैसे जब एंकर जो रिपोर्टर से बात करता है, किसी घटना की जानकारी ले रहा होता है, तो किसी को कहता थे कि किसी और रिपोर्टर को घटना की जानकारी लीजिए, ये तो सच बोलता है, ये इसको हटा दीजिए। बोलता था। सलाहकार में कौन है, मतलब किसका फोन और किसके पास जाता? मृत्युंजय। अच्छा, और किसके पास जाता था फोन? सीधे वो चैनलों के संपादकों। वो जमाने गए जब चैनल का एडिटर या रिपोर्टर, पहले होता था कि एसएसपी डीएम से अगर मालिक को कोई काम होता था तो रिपोर्टर को बोला जाता था, बीट रिपोर्टर को आप मिलवाइए। अब आज की तारीख में चैनल का मालिक खुद चौकी इंचार्ज के संपर्क में रहता है। अच्छा। हाँ, चैनल का मालिक खुद चौकी इंचार्ज को, थानेदार को कोई बात करनी होती है, सीधे मालिक से बात करता है। तो वहां बोला जाता था और आपको फिर हटवा दिया जाता था? हाँ, फिर मैंने भी अपनी लाइन बदल दी, फिर मैं भी कहने लगा था कि बिल्कुल राम राज्य है, मुख्यमंत्री ने कड़ा आदेश दे दिया है, मुख्यमंत्री ने कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं, मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया है, संज्ञान लिया है, मुख्यमंत्री किसी को बख्शेंगे नहीं, मुख्यमंत्री किसी को छोड़ेंगे नहीं, मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस पे बात करते हैं, मुख्यमंत्री ने सख्त संदेश दे दिया है, अफसरशाही पे लगाम लगा दी है। मैंने भी फिर बोलना शुरू कर दिया, भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। तो खुश हो गए, फिर ठीक है, नहीं अभी रिपोर्टर ठीक, उसको मत हटाइए, करने दीजिए, अच्छा कर रहा है। तो कोई घटना हो जाए, मैं भी कहता था, हत्या हो जाए तो मुख्यमंत्री ने बहुत गंभीरता से लिया है, अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, मुख्यमंत्री बिल्कुल ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे। मतलब ये मुख्यमंत्री को बिल्कुल अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बताना है, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बताना है कि मुख्यमंत्री बाहुबली हैं, मुख्यमंत्री बिल्कुल न्यायप्रिय हैं, ऐसा बोलना है। क्या मतलब मुख्यमंत्री के साथ साथ योगी पीएम का भी नाम लेने के लिए भी कभी आपको टोका गया कि भैया पीएम का नाम क्यों ले रहे हैं आप रिपोर्ट में, उनकी क्या गलती है? पीएम का नाम कोई एंकर को लेते देखा है आपने टीवी में, चैनल में? जब वहां दिल्ली में बैठे लोग नहीं ले पाते, रिपोर्टर कहाँ से लेगा? तो मतलब ये कि दबाव बहुत ज्यादा ऊपर से। बहुत, मैं कह रहा हूँ ना कि कई कुंटल का बोझ हट गया है। अच्छा, तो एक और आप बता रहे थे कि जो आपको कहा जाता था कि सरकार के खिलाफ कम खबरें करो, विपक्ष के खिलाफ खबरें करो। कम नहीं करो, करो ही मत। जितिन प्रसाद ने सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला पीडब्ल्यू में ट्रांसफर पोस्टिंग में कर दिया, बच्चे को पता है, ओपन सीक्रेट है। किसी चैनल में खबर देखी आपने? सर इस मामले में तो कार्रवाइयां हुई हैं, उनके ओएसडी को कार्रवाई हुई है? अरे ओएसडी हटाओ, आप अपने चैनल के संपादक के बिना कुछ कर लोगे? किसी के रोक लोगे? किसी का ट्रांसफर आप कर दोगे? आपको हटा दें और चैनल आपका जो संपादक है उसे कुछ होगा ही नहीं।
जितिन प्रसाद दिल्ली से आईएएस लेके आए थे, वो पांडे जी को, दिल्ली में जब मंत्री थे तो भी वही आईएएस उनके साथ था, लखनऊ में भी वही था। सारे कुछ 4 PM एक अखबार है थोड़े बीच में जो क्रांति करता रहता है, उसने पूरी सीरीज चिल्लाई थी। सबको पता है सैकड़ों करोड़ रुपए मंत्री ने ले लिए हैं घोटाले में। कुछ हुआ? कोई खबर कहीं आपने देखी? कहीं चल गई हो खबर? आपके चैनल में आपने कहा था करने के लिए या चैनल ने मना किया? कई बार बोला कि सर अच्छा स्टोरी कर सकते हैं। हाँ हाँ करते हैं, देखते हैं, ठीक है। और कुछ बताओ, और बताओ कुछ। जब तक मुसलमानों से रिलेटेड ना बताओ तब तक और कुछ बताओ, और कुछ बताओ। जब मुसलमान बोल दो वाह वाह, तब कॉल में जो सीनियर रहता है वो रिपोर्टर का मुंह चूम लेता है। अच्छा, तो अभी सिर्फ मुसलमान फोकस होता था या कुछ और, जैसे कि आप विपक्ष की बुराई करिए, विपक्ष के बारे में कुछ नया हाँ, लेके आइए? विपक्ष की बुराई करिए कि राहुल प्रियंका जब बहुत एक्टिव थी यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले, तो प्रियंका के खिलाफ खूब बैंड बजाओ। प्रियंका को क्या उसको बोलते हैं, टूरिस्ट पॉलिटिक्स करती हैं, पर्यटन राजनीति करती हैं, कभी आती हैं चली जाती हैं। राहुल गांधी में दम नहीं है, बेदम हो चुके हैं। और चाचा भतीजे की लड़ाई लेके आओ, चाचा से कुछ कहलवाओ भतीजे के खिलाफ, जाओ भतीजे से कुछ कहलवा लाओ चाचा के खिलाफ। और विधानसभा का जो चुनाव हो रहा था, तो जो एंड प्लेट बनती है, जो पीछे एंकर के पीछे लगी रहती है तस्वीर, आप देखते होंगे, तो उसमें से अखिलेश यादव की तस्वीर हटा दी गई थी। ये इंस्ट्रक्शन था सीएम कार्यालय से कि अखिलेश यादव को कहीं दिखाना नहीं है, उनकी कोई खबर नहीं दिखानी है, उनकी ये फोटो नहीं दिखानी है। यानी कि विधानसभा चुनाव में इनको इग्नोर कर देना है कि लड़ाई में वो है ही नहीं। प्रियंका गांधी अखिलेश, हाँ, ये होता था कि मेन अपोजिशन को आउट कर देना है। अच्छा, और ये आपको कैसा पता चला? जब आपने वीडियो देखा या चैनल के कर्मचारियों ने बताया कि हमें बोला गया? मैं सीनियर रिपोर्टर में था, ब्यूरो भी हेड किया है मैंने कुछ समय तक यहाँ। अच्छा, तो मुझे पता रहता था। वहाँ दिल्ली में भी बैठे बहुत से लोग हैं, मुझे कहते थे कि अखिलेश यादव के बहुत इंटरव्यू मत किया करो, तुम यादव हो, तुम्हारे ऊपर टैग तो लगा ही हुआ है पहले से, और यहाँ चलता उलता है नहीं, क्यों जबरदस्ती करते हो? आप पे आरोप क्यों लगता था कि आप मुलायम? नहीं, कोई आरोप नहीं लगता था। आरोप लगता होता कब का हटा देते, मुझे कोई आरोप नहीं। आपको पता है 2017 में अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे, नवनीत सहगल सूचना सलाहकार थे, अखिलेश यादव ने मेरी शिकायत मेरे चैनल के मालिक से की थी। तब अखिलेश यादव ने मेरी शिकायत की थी, क्योंकि मैं नया नया आया था, मेरे अंदर पत्रकारिता थी, पत्रकारिता का जोशो खरोश था, जुनून था। तो एक सवाल ऐसा कहीं है क्या कि हर चैनल, हर सरकार आती है और वो उसको पत्रकारिता नहीं पसंद है, उसलिए चैनलों को शिकायत करती है? ये या इसमें ज्यादा बढ़ गया है? देखिए, पहले क्या था, चैनल दिखाता था, सरकार की नाराजगी के बाद भी दिखाता था। सरकार नाराज होती थी तो चैनलों को और रेवेन्यू देती थी। उसको लगता था कि हम रेवेन्यू देंगे, चैनल हमारे खिलाफ नहीं दिखाएगा, तो कि हम लालच देता था कि ज्यादा रेवेन्यू देंगे तो ये हमारे खिलाफ नहीं दिखाएगा। लेकिन फिर चैनलों को समझ में आया, अच्छा ये सरकार डरती है, इसको जितना डराओगे उतना ज्यादा रेवेन्यू दोगी। लेकिन अब नई सरकार आई है, वो रेवेन्यू रोक देती है। एबीपी गंगा का रेवेन्यू 2017 में साल भर तक रोका गया, कोई एड नहीं मिला था उसको। अब सरकारें, मोदी जी जब से आए हैं, उन्होंने बता दिया, एक नया तरीका दे दिया है कि चैनल पैसा देने से खबरें नहीं रोकते हैं, उनका पैसा रोक दो तो वो आपके आगे सरेंडर करते हैं। अच्छा, तो और अभी वर्तमान स्थिति में ये है कि आपको ये नहीं पता है कि आप हैं कंपनी में या नहीं है। आपने अपनी तरफ से इस्तीफा दे दिया, लेकिन कंपनी ने स्वीकार मैंने भी सोशल मीडिया पे दिया है, ऑफिशियल नहीं दिया है। ऑफिशियल मुझे कोई मेल नहीं आया है, ना उसके बाद कोई फोन आया मुझे किसी का। तो अनिल जी, ये तो एक चालाकी टाइप का हो गया ना। आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया अभी तक? अगर आपको छोड़ना ही था तो ऑफिशियली इस्तीफा देते आप। देखिए, जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर मैंने डाल दिया कि मैं आपकी नौकरी को अपने अंदर से निकाल रहा हूँ, वीडियो भी डाल दिया, लेटर भी लिख दिया। और जो ऑफिस का ऑफिशियल मेल है उससे मुझे डिलीट कर दिया गया है, तो मेल में कहाँ भेजूं? तो आपके पास मतलब कोई साधन नहीं जिससे आप उनको संपर्क कर सके? मेल सारे व्हाट्सएप ग्रुप से मुझे डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया गया है, मतलब वहां से? हाँ जी। और कर्मचारी, अभी एचआर की तरफ से कोई फोन कॉल या एचआर से आपने कांटेक्ट करने की कोशिश किया? कुछ नहीं आया। मैं तो सोच रहा मुझे कॉल कर ले, मेरा जो बकाया है हिसाब किताब कर दें, मैं जॉब को छोड़ूं। ठीक है, मैंने अपने आप से दे दिया है, तो मेरे 10-12 दिन की जो सैलरी हो रही है मुझे दे दें, मेरा जो पीएल बचा हुआ है उसका हिसाब किताब कर दें, ग्रेचुटी अगर होती है 9 साल की, 9.5 साल की जो होती है वो मुझे दे दें, और फिर जय श्री राम। तो आपको मीडिया सर्कल में कहा जाता है कि थोड़ा आप क्रांतिकारी हैं, अकड़ू टाइप के पत्रकार हैं, ऐसा भी कहा जाता है। लखनऊ में पत्रकार बता रहे थे आपके बारे में, कुछ ऐसा भी है? अकड़ू तो होता है जिसपे कुछ होता है, जो कोई सेलिब्रिटी हो। मैं रवीश कुमार, सुधीर चौधरी टाइप का सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं, किस चीज की अकड़ करूंगा। हाँ, थोड़ा सा जो व्यवस्था है उसको लेकर थोड़ी नाराजगी रहती है। जिस हिसाब से जब पत्रकार लखनऊ के कहीं मिलते हैं, जिस हिसाब से सरकार के चरण वंदना में लगे रहते हैं, वो थोड़ा सा खराब लगता है। मुझे लगता है कि पत्रकारों को इस तरह से नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल सरकार के प्रवक्ताओं की तरह पत्रकारों को बात नहीं करनी चाहिए।
आपको सरकार से नाराजगी है या व्यवस्थाओं से नाराजगी है? नाराजगी किस चीज से आपको? मुझे किसी से नाराजगी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हाथरस में कांड हुआ है तो उस पर ये नहीं कहना चाहिए कि सिर्फ अच्छा ये बताइए मुझे, अभी बताइए, पहले मायावती की सरकार थी, कोई घटना हो जाती थी, आपको याद है चैनल जो है मायावती की फोटो लगाते थे पीछे क्रोमा में बैकग्राउंड में और लिखते थे कि मायावती से नहीं संभल रहा है प्रदेश। अखिलेश यादव की सरकार थी, अखिलेश यादव का फोटो लगाते थे पीछे जी कि नहीं संभल रहा है अखिलेश से सरकार। आपने हाथरस हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, हाथरस हो गया, बहुत सी बड़ी घटनाएं हुई हैं। कहीं आपने योगी बाबा की तस्वीर देखी? किसी चैनल में हिम्मत है योगी जी की तस्वीर लगा दे और लिख दे कि योगी जी से नहीं संभल रही है स्थिति? हो सकता है सर, लेकिन हाँ ये तो आया था बीच में कि योगी में जंगल राज, लोग डिबेट हो रही थी कुछ जब जब चुनाव आने वाले थे या जब चुनाव बहुत सारा हुआ था, लेकिन आप सच बोल रहे हैं कि इतना नहीं था जितना पहले हुआ करता था। चुनाव के समय देखिए, चुनाव के समय थोड़ी हवा दिख रही थी समाजवादी पार्टी की भी, तो चैनलों को लगा होगा कि हो सकता है सरकार बदल जाए, तो थोड़ा सा उन्होंने बैलेंस रुख लिया होगा। ले लेते हैं ना, क्योंकि जिस तरह समाजवादी पार्टी की रैलियों में भीड़ आ रही थी तो चैनलों में थोड़ा सा एक डर का माहौल था कि हो सकता है सरकार बदल जाए। तमाम सर्वे में भी नेक टू नेक फाइट दिखाई जा रही थी, तो चैनल आखिरी समय में बैलेंस होने की कोशिश करते हैं। लेकिन चुनाव पीरियड को आप निकाल दीजिए, उसके बाद, उसके पहले, उसके बाद आप ढूंढिए। मतलब नहीं है जैसा पहले हुआ करता था वैसा नहीं, राइट? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बदल गया है, बिल्कुल। इवन अब तो यहाँ पत्रकार ऐसे हैं लखनऊ में कि अगर आप सरकार के खिलाफ अगर कुछ बोल रहे हैं तो आपके साथ खड़े रहेंगे, आपका वीडियो बना लेंगे और वहाँ मुख्यमंत्री कार्यालय में भेज देंगे अपने नंबर बढ़ाने के लिए। तो अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, हमारे साथ न्यूज लॉन्ड्री से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।